नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जंग सियासी, केंद्र में आदिवासी। जी हां, मोहन सरकार एमपी में पहली बार आदिवासियों की बटालियन बनाने जा रही है। आदिवासी युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा मोहन कैबिनेट की अगली मीटिंग आदिवासी अस्मिता की ध्वजवाहक रही रानी दुर्गावती की राजधानी में होगी। यानी बीजेपी सरकार ने अब अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। आदिवासी और दलितों पर अब वो फोकस करेगी। तो कांग्रेस सरकार के इन फैसलों को जुमला बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए प्रदेश में क्या नई जंग शुरू हो गई है? क्या मोहन सरकार की यह योजना बीजेपी की पकड़ इस वर्ग में और मजबूत करेगी? आखिर सरकार के फैसलों को जुमला बताकर कांग्रेस आदिवासियों के बीच क्या संदेश देना चाहती है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। आदिवासी बटालियन बनेगी पहली बार। आदिवासी शुरू हुई तकरार। सियासी रणनीति बनाने में माहिर माने जाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर पॉलिटिकल गियर शिफ्ट किया है। अब बीजेपी आदिवासी और दलित के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करती दिखेगी। दरअसल मोहन सरकार प्रदेश के आदिवासी युवाओं को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस जैसे सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दिलाएगी। बेगा, भारिया और सहरिया समुदाय के युवाओं के लिए ये बटालियन शौर्य संकल्प योजना के तहत तैयार होगी। हर जिले में 50-50 आदिवासी युवाओं को चुना जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने 5 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक को भी रानी दुर्गावती को समर्पित किया और फैसला लिया कि रानी दुर्गावती की राजधानी सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक होगी। सरकार तो प्रदेश से ओबीसी वर्ग के 50 बच्चे जो विदेश में पढ़ाई के लिए जाएंगे, उनका खर्च भी उठाने को तैयार है। अब सरकार के फैसलों पर बीजेपी का क्या नजरिया है, वो जान लेते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके छोटे छोटे समूह हैं, चाहे बेगा हो, भारिया हो, सहरिया हो। ये जो हमारे बंधु हैं और इनके पास आत्मरक्षा और सुरक्षा के अलग से वो प्रमाणिक प्राचीन कलाएं हैं। उन कलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हुए मध्य प्रदेश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम अभिनंदन के योग्य है, स्वागत के योग्य है और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के विकास में भी एक नई भूमिका तय करेगा। इधर बीजेपी ने अपनी रणनीति आदिवासी और दलित पर केंद्रित की तो कांग्रेस के भी कान खड़े हो गए। खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने वाली कांग्रेस ने सरकार की इन कोशिशों को जुमला बताया और सवाल पूछा कि सरकार ने 20 साल में इन वर्गों के लिए क्या किया। जुमला अच्छा है। मध्य प्रदेश की पुलिस में 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। सरकार क्या कर रही है? अब ये नया जुमला दे दिया। सहारिया, भारिया, बेगा, 20 साल से यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इनका कुपोषण दूर नहीं कर पाए आज तक। कुपोषित बच्चे हैं उनको जो है उनका पूरा पैसा जीम जाते हैं अफसर, और सरकार जो है उसमें अपनी हिस्से की शीरा पी के जलेबियाँ शांत हो जाती हैं। तो ये तो बताओ पहले कि 20 साल में आज सरकार ने किया क्या है। तो ये जो है ये नया जुमला उनको फेंका जा रहा है। आदिवासी और दलित मध्य प्रदेश में गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं, इसलिए चुनाव हो या नहीं, सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने संगठन और सत्ता में इन वर्गों को बड़े पद देकर खुद को इनका मसीहा बताती है। लेकिन अब जो फैसला मोहन सरकार ने लिया है, इस पर सियासत तो हो ही रही है। हालांकि इन फैसलों को बीजेपी का एक अहम स्ट्रैटेजिक मूव बताया जा रहा है। इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट प्रदेश की राजनीति में जरूर देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता योगेश गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है
आदिवासी बटालियन बनाने का आपका एक और नया जुमला है। 20 साल में आपने क्या किया? उनका कुपोषण तक दूर नहीं कर पाए आप, और जो उनकी योजनाओं की राशि है वो भी आपके अफसर हड़प कर जाते हैं, ऐसा आरोप लगा रही है कांग्रेस। दीजिए जवाब। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस की जो राजनीति है विपक्ष के रूप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। कभी कांग्रेस कहती है कि रोजगार के अवसर सृजन नहीं कर रही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, और कभी कांग्रेस कहती है जब ये अवसर सृजन किए जाते हैं तो उसे जुमला बताने को उतारते हैं। जबकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निरंतर युवाओं के रोजगार के प्रति, चाहे वो रीजनल इन्वेस्टर समिट हो जो उज्जैन, मुंबई, जबलपुर, ग्वालियर होते हुए अब सागर में होने वाली है, चाहे हमारे किसानों के उन्नयन हेतु जितनी भी कार्यशालाएं, और अभी ये बेगा, सहारिया और भारिया, ये 15 जिलों में रहने वाली जनजाति। अभी कोई चुनावी माहौल नहीं है मध्य प्रदेश में, अगले 5 साल तक कोई चुनाव नहीं, लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव की ये सरकार इन जनजातियों के प्रति पूरी गंभीरता के साथ उनके उन्नयन में लगी हुई। और ये जो बटालियन बनाई जाएगी, ये जनजाति शौर्य संकल्पना योजना के तहत डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनाने जा रही है। इसमें इन जनजाति वर्ग विशेष से जुड़े हुए जो युवा हैं, जो पुलिस, होमगार्ड और रक्षा सेवाओं में अपनी उम्मीदवारी चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए एक अवसर प्रदान करने जा रही है। और हमारे आदिवासी भाई बहनों के उत्थान के लिए तो पिछले 20 वर्षों में इतना काम किया गया है सभी क्षेत्रों में कि वो आदिवासी भाई बहनों का इसमें प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मिलता आ रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं 50,000 पद खाली पड़े हैं पुलिस में, वही भर्ती नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। पुलिस विभाग की भर्ती के लिए भी 7,500 पदों की भर्ती का विज्ञापन पिछले ही हफ्ते निकला है, और ये जो बेगा, सहारिया और भारिया जनजाति वर्ग से भर्ती होने वाली है उससे अलग है। तो कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप बिना तथ्यों को प्रमाणित किए हुए लगाने की आदत। ठीक है, तो अहिरवार साहब, ना आपके पास तथ्य है ना प्रमाण है, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं 20 साल में बहुत कुछ किया है, जब तो लगातार उनका समर्थन, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मिल रहा है उनको, और ये एक और कदम है अगला। तो अच्छी पहल है, बटालियन बन रही है, तो इसका तो स्वागत कर ही सकती है कांग्रेस। ब्रजेश भाई, हमारे योगेश जी ने कहा कि अभी कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, और मैं आपसे अपनी बात रखूं उससे पहले ये जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इन दोनों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई का परिणाम है कि मोहन यादव जी इतने घबरा रहे हैं। विजयपुर में आपको पता है रामनिवास रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, और वहां पर जो शहरिया नेता हैं, क्योंकि वो शहरिया बाहुल सीट है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से शहरिया समाज को टिकट दिया, वहां से विधायक चुन के आए, और पूरा शहरिया समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। अमरवाड़ा चुनाव जैसे तैसे करके 3,500 से ऊपर वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए, लेकिन अब मोहन यादव जी की लगी है प्रतिष्ठा। उस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हमारे जो शहरिया भाई है, बेगा भाई है और भारिया भाइयों के लिए सेना में भर्ती, पुलिस में भर्ती के लिए जो बटालियन की योजना हमारे मोहन यादव जी ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बटालियन बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस समाज के बच्चे कितने शैक्षणिक संस्थानों में उनको नौकरी मिली, इन समाजों के बच्चों का क्या उत्थान आपकी 20 साल की सरकार में हुआ, उसके आंकड़े इनके पास नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और मोहन यादव जी की जो घबराहट है, क्योंकि मोहन यादव जी की जो परफॉर्मेंस 9 महीने में रही है वो बिल्कुल शून्य परफॉर्मेंस रही है, और मोहन यादव जी शिवराज सिंह चौहान जी से लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर। तो ये शहरिया समाज में बगावत ना हो, शहरिया समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक इनकी योजना है। और मैं फिर भी कहूंगा कि अगर ये आदिवासी समाज के उत्थान की बात करते हैं, और जो विशेष रूप से कमजोर वर्ग के हमारे आदिवासी भाई है उनके उत्थान की बात करते हैं, तो 20 साल और 10 साल आपकी केंद्र में सरकार हो गई, आपने उनका उत्थान कितना कर दिया? कितने उनके लोग सेना में है, शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, हर विभाग में कितनी उनकी संख्या, ये आपके पास आंकड़े है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको चुनाव जीतना है। और रामनिवास रावत जी की सीट इसलिए आपकी प्रतिष्ठा की सीट बनी है क्योंकि अमरवाड़ा में आप हारते हारते बचे हैं। तो अहिरवार जी, 2003 से तो लगातार उनको समर्थन मिल रहा है, 2018 में छोटा झटका मिला था, लेकिन कुछ तो किया होगा आदिवासियों के लिए, तब तो इस वर्ग का साथ मिल रहा है उनको।
मैं आपको बता दूं, इस वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं ब्रजेश भाई, लेकिन अब ये वर्ग, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, ये समझ रहा है कि हमें 20 साल से सिर्फ धोखा, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणा शिवराज सिंह चौहान आ रहा जी हूं ने योगेश जी। की और हमारे अभी वर्तमान में मोहन यादव जी कर रहे हैं। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में अमृत काल चल रहा है। मैं हमारे योगेश गुप्ता जी से कहूंगा कि 13 मई 2021 की घटना याद होगा, नेमावर हत्याकांड, 5 लोगों को खेत के अंदर गाड़ दिया गया था और 1 महीना तक आदिवासी समाज के युवा रिपोर्ट के लिए थाने जा रहे थे। थानेदार ने, लेकिन उसके बाद चुनाव हो गए ना, मेरी बात तो सुनो लोकतंत्र में आप। तो प्रदीप जी ये माना जाता है ना, चुनाव यदि आप जीत गए हैं तो जनता ने आप पर भरोसा किया है। आप चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी को ये प्रमाण पत्र नहीं दे सकते ठीक। कि आदिवासी समाज के ऊपर अन्य अत्याचार को हम भूल जाएं। ठीक है, तो दीदी में प्रमाण नहीं मिल पेशाब सकता कांड हुआ। चुनाव जीतकर। योगेश दीदी जी में पेशाब छोटा कांड सा हुआ, जवाब ब्रजेश दीजिए। भाई। वो कह रहे पूरे हैं देश को कि डर है आपको इनकी रामनिवास भारतीय जनता रावत को पार्टी के जिताने नेता के ने लिए करी, आप एक ये आदिवासी युवा के ऐलान चेहरे कर पर रहे हैं पेशाब करी ब्रजेश भाई। ताकि शहरी समाज आपके साथ आ जाए। देखिए, इन्होंने कहा 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के लिए क्या कहा। उसके आरोप के जवाब में मेरा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल इन जनजाति वर्ग विशेष के लिए कई ऐसी योजनाएं संचालित की जिनसे इनका जीवन यापन और उनका स्तर सुधरे। बेगा विकास प्राधिकरण, इसका गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया। कार्य क्षेत्र में 6 जिले आते हैं, मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी। वहीं भारिया विकास प्राधिकरण का भी गठन किया, उसके अंदर भी 12 गांव आते हैं। सहारिया विकास प्राधिकरण के अंदर 8 जिले आते हैं। इन्हीं जनजाति वर्ग की विशेष महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की अनुदान राशि, आहार अनुदान राशि भुगतान की जा रही है। 31 अगस्त 2024 तक 2,18,563 हितग्राहियों को 180 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। तो हम निरंतर इन समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो टंटिया मामा यूनिवर्सिटी हो, रानी दुर्गावती हो या रानी कमलापति। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जब इस जनजाति विशेष से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनती है तो नंबर के गेम में कांग्रेस भली भांति जानती थी कि हम पराजित होंगे, बावजूद इसके यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाती है। तो कांग्रेस का यह दोहरा चाल चरित्र, दोहरा मापदंड पहली बार नहीं नजर आया। इसके पहले सीताराम केसरी तो इस जी को ऐलान जब के कांग्रेस पीछे अध्यक्ष बनाया उपचुनाव गया था, कोई वजह नहीं है योगेश जी? नहीं, कोई इस उपचुनाव का इस योजना से कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि ये योजनाएं हमारे संकल्प पत्र में शामिल थी जब विधानसभा चुनाव का ये संकल्प पत्र बनाया गया था। और शिवराज जी और डॉक्टर मोहन यादव में कोई मतभेद नहीं है, पूरी तरह से आपसी सामंजस्य। हर महीने में 1 या 2 बार सौजन्य मुलाकात होती है दोनों नेताओं के बीच में। उसकी मुलाकात की फोटो भी सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर प्रचारित होती है। भ्रम फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, ये हमारे इस समाज के लोग भली भांति जानते हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। प्रभु जी, आदिवासी वर्ग निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में निर्णायक है। वो जिस तरफ जाता है उसकी सत्ता में वापसी हो जाती है, या वो सत्ता से जिसको नाराज हो जाता है सत्ता से बेदखल हो जाता है। बीजेपी को ये झटका लग चुका है और वो उस वर्ग में लगातार काम कर रही है ताकि भरोसा बरकरार रहे। क्या यही डर है कांग्रेस को कि इस ओर से एक और उनका विश्वास मजबूत हो जाएगा, या जो कह रहे हैं प्रदीप जी कि उपचुनाव के कारण इसका ऐलान किया है? बिल्कुल प्रदीप जी सही कह रहे हैं। प्रदीप जी ने एक बात और सही कही थी कि जो है शिक्षा का स्तर का क्यों नहीं सुधरा, वो भी एक बात है। 20 साल में नहीं सुधरा, सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन इसके पहले 20 साल के पहले जो साल गुजरे, जो 60 साल गुजरे, उसमें क्या हुआ शिक्षा का स्तर उनका, ये भी एक सवाल यहाँ पर मौजूद हो जाता है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ये आदिवासी वोट बैंक होते हैं। आपको एक सहरिया, बैगा, भारिया, ये भी वोट बैंक का हिस्सा है उनके। वो वोट बैंक के लिहाज से ही लोगों को देखते हैं राजनीतिक दल, तो स्वाभाविक तौर पर उसी तरीके के होते हैं। आपने बताया योगेश गुप्ता जी ने कि ये बोर्ड बना दिया, बैगा बोर्ड बना दिया, ये बोर्ड बना दिया। आप ये बताइए कि उनमें से कौन सा आदिवासी जिले में कौन सा आदिवासियों का एक उद्योग लग गया, उद्योगपति बन गए जब से मध्य प्रदेश बना 1956 से लेकर आज तक? कमलनाथ की सरकार हो, दिग्विजय सिंह की सरकार हो, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार हो, शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, हम
राजनीतिक दल के इन नेताओं के लिए हो सकते हैं कि इनके पैमाने अलग अलग हों, जैसे हम नाम लेकर सुन रहे थे। हमारे लिए तो केवल सरकार सरकार होती है, जनता जनता होती है, चाहे आदिवासी हो या अन्य वर्ग का हो। ब्रजेश जी, यहाँ बड़ी बात यह है, मैं थोड़ा सा पुराने संदर्भ से लेकर इस बात को आता हूँ जी। छत्रपति शिवाजी ओबीसी थे, पिछड़ा वर्ग से आते थे। छत्रपति शिवाजी ने जब अपनी सेना बनाई तो उनकी सेना में जो सबसे ज़्यादा लोग थे, जो लड़ाके थे, उनने जो है वो आदिवासी, जो एक महार, जो एससी जाति के, महार अनुसूचित जाति के, उस वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ा, जो उनकी सेना का प्रमुख अंग हुआ करते थे, जो उनकी ताकत हुआ करते थे सेना की। समय आया, अंग्रेजों को लगा कि इनकी ताकत ये है, तो उनने जो है एक महार रेजिमेंट बना दिया अलग से, और जो है महार लोगों को, जो शिवाजी महाराज की सेना थी उसके खिलाफ, जिसका नेतृत्व पेशवा करते थे, उसके खिलाफ उनको भड़काया कि ब्राह्मण जो आपके शोषण कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो 1818 में महार रेजिमेंट का जो है शिवाजी की पेशवा की सेना के साथ लड़ाई भीमा कोरा गांव में हुई थी, जिसको लेकर 2018 में 220 जयंती मनाई गई थी, अभी उसको याद। तो भाई बताने का आशय ये है मेरा कि जब आप इस तरीके की बटालियन बनाएंगे तो आप इस तरीके की बटालियन बना के समाज को तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी योजना बहुत अच्छी है, शौर्य संकल्प योजना, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, उसके जरिए ट्रेनिंग दीजिए उनको सेना में जाने के लिए, उनको स्वास्थ्य अच्छा हो उनका, नौसेना में जाएं, आर्मी में जाएं, पुलिस में भर्ती कीजिए आप उनकी। लेकिन ये जो इस तरीके से सिख रेजिमेंट बनाना, महार रेजिमेंट बना, ये अंग्रेजों की फूट डारो राज करने की पॉलिसी थी, ये देश की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम उसको ढो रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसको और बढ़ाने के लिए हम तारीफें कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं। यहाँ गलत है। आप सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे आपकी सरकार हो, पूरे प्रदेश की सरकार है, किसी एक वर्ग की सरकार ने उस वर्ग को साथ में लेकर चले। एक चीज़ और छोटी सी बता देता हूँ इसी में, शिवराज सिंह जी थे मुख्यमंत्री, उनने कहा कि जो है प्रदेश में जो भी उद्योग लगेगा 50% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नहीं मिला। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उनने कहा कि 75% स्थानीय रोजगार दिया जाएगा, फिर भी वही जीरो की जीरो स्थिति रही। और आज भी वही स्थिति है कि जो सीखो कमाओ योजना के ट्रेंड लोग हैं उनको तक को जो है उद्योगों में नौकरी नहीं मिल रही। प्रदेश के रोजगार की बात ये है। तो इस तरीके के भेदभाव के, प्रचार के, वोट बैंक पॉलिटिक्स की चीज़ों से बचना चाहिए राजनीतिक दलों को। अब बहुत अच्छी योजना बनाई है मुख्यमंत्री ने, ये जो शौर्य संकल्प योजना है, आप उसकी बात कीजिए। आप बटालियन की बात क्यों करते हैं? उसके लिए फिर आप भटकाते क्यों हैं कि इस चुनाव के लिए फ़ायदा लेने के लिए? कि आप राजनीतिक दल के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, समाज की बात कीजिए। चलिए, तो जवाब भी योगेश जी से ही ले लेते हैं। पहले योगेश जी, अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं आप, समाज को बांट रहे हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय पटेरिया जी ने जो सवाल उठाए हैं, हम समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, ना कि समाज के विघटन के लिए। एक बात, इन्होंने बोला कि कौन से जिले में उद्योग लगे। हाँ, इनका कौन उद्योगपति बना दिया आपने आदिवासी? मेरा सवाल ये था। अब आपने प्रश्न किया है, थोड़ा जवाब था। 55-60 साल पुराना गड्ढा है, भरने में समय लगेगा। 2003 का मध्य प्रदेश और 2024 का मध्य प्रदेश अपने उद्धार और योगेश जी जहां तक मुझे पता है कि आप एक साल पहले तक उधर भी थे आप, तो आपका उधर का भी उम्र, दोनों पार्टी से मिलकर जवाब दीजिएगा आप। नहीं, वो ठीक है आपका आकलन जो भी है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठा हुआ हूँ। और नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार के प्रवक्ता नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि बुंदेलखंड में जो आगामी 27 सितंबर को सागर में इन्वेस्टर मीट हो रही, तो निश्चित रूप से वहां उद्योग भी लगेगा। हीरा पन्ना जैसी जो खदानें, खनिज संसाधनों से भरपूर हमारा बुंदेलखंड, निश्चित रूप से वहां उद्यमी भी आएंगे और रोजगार भी मिलेगा। और जो फरवरी 2024 से इन्वेस्टर मीट का जो उद्देश्य है, लेकिन सवाल तो ये था ना योगेश जी कि अब तक लग कितने गए इन क्षेत्रों में? ये तो लगेंगे, भविष्य की बात कर रहे हैं। नहीं, उस पे भी आ रहा हूं मैं। देखिए, योगेश जी बता रहे हैं कि डी बियर्स कंपनी आएगी, वो ऑस्ट्रेलिया में शायद वो ट्राइबल होगी जो आएगी यहाँ पे और हीरा निकाल के ले जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हीरा निकाल कर नहीं ले जाएगी, यहाँ के हीरे जैसे युवाओं को रोजगार देगी, हमारे नवरत्नों को चुनेगी। तो लेकिन प्रभु जी तो कह रहे हैं सीखो कमाओ योजना के जो प्रशिक्षित हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। किसी भी योजना को संचालित करने के पहले प्रदेश सरकार का जो उद्देश्य है, आप डॉक्टर मोहन यादव की गंभीरता को देखिए, उनके प्रयासों को देखिए कि फरवरी 2024 से वो पूरे प्रदेश भर में
हर जिले में अच्छा योगेश जी, ये बता दीजिए, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, इसके पहले शिवराज सरकार की कमियां बता दीजिए। यदि ये सरकार वो अच्छी नहीं चल रही थी क्या? विषय नहीं है ना साहब, आज का वो विषय नहीं, नहीं, आप ही तो कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव सरकार। आप उस पर किसी दिन डिबेट रख लेते हैं। शिवराज जी ने यथासंभव अपने 18 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड लेकर आने वाले यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। ठीक है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। और वहां जहां एक तरफ कमलनाथ सरकार ने 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को कर्ज माफी के नाम पर डिफॉल्टर किया था, उन डिफॉल्टरों को भी हम तो अभी रोजगार पर ही रहे हैं, डिफॉल्टर पर ना जाए। चलिए मैं लौटा हूँ आपके पास, जवाब ले लेता हूँ उधर से। जब विषयांतर हुआ तो थोड़ी सी बात कहने का मुझे भी समय मिलना चाहिए, अन्यथा मैं तो विषय पर ही था। जी, आपकी बात पूरी हो गई कि और समय चाहिए आपको? नहीं, ठीक है, ठीक है मैं प्रदीप बता- जी, लेकिन यदि आप 20 साल की बात करोगे, 20 साल में क्या हुआ तो वो तो दिख रहा है। 20 साल वो कह रहे हैं कितने गड्ढे थे आपके 50, 55, 60 साल के, तो भरने में समय तो लगेगा ही। तो 60 साल की भी बात क्यों ना की जाए? आपने कैसे शैक्षणिक स्तर उनका सुधार दिया था, आपने क्या बेहतर कर दिया था? ब्रजेश भाई, इनकी बातों में विरोधाभास है। ये 10 साल में मोदी की सरकार आई तो ये कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया 10 साल में, और 20 साल में यहाँ शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही तो अब ये 60 साल की बात कर रहे हैं। मैं अपने योगेश गुप्ता जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप तो जो सेना में भर्ती की बात हमारे आदिवासी बेगा भाइयों को, भारिया भाइयों को, शहरिया भाइयों को कर रहे हैं, करिए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ एक इवेंट के रूप में उसको पेश करना चुनाव से पहले, तो ये वोट की राजनीति है। दूसरी बात, हमारे गुप्ता जी ये बताएं कि जिस अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने देश का कर्जा खाने के लिए डिफॉल्टर घोषित कर दिया, हमारे मोहन यादव जी मुंबई में उनके साथ फोटो क्यों खिंचवा रहे थे? ऐसे लोगों से हमारे मध्य प्रदेश को आप इन्वेस्ट करवाएंगे जो पहले से ही घोषित दिवालिया हो चुके हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री के पास जो शिवराज सिंह चौहान जी थे वो थोड़ा बहुत सोचते थे, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, क्योंकि दिल्ली से बने हुए पर्ची के मुख्यमंत्री हैं और इन्हें तो वो तो अंबानी के साथ तो आपके नेता भी बैठते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं बैठते हैं तो क्या हुआ? बाकी के लोग तो जाते हैं, शादी में भी जाते हैं उन्हीं अंबानी के यहाँ, दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम नेता, कमलनाथ तक। नहीं है ब्रजेश भाई, मुकेश अंबानी डिफॉल्टर ने अनिल अंबानी के साथ इनके मुख्यमंत्री ने फोटो डाली, हमारे आदरणीय फोटो डाली, इसका जवाब दें। ठीक है, जवाब ले लीजिए, समय नहीं है, जवाब ले लीजिए। जी योगेश जी, देखिए, दिवालिया तो पूरी कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, इसीलिए कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो चुका है। अनिल अंबानी जी के बारे में जो आपने अभी बात कही, अब जवाब ले लीजिए। अगर आप प्रमुख समाचार पत्रों पर अपनी निगाहें कर्म करते हैं तो 2 दिन पहले ही आया कि अनिल अंबानी के शेयर ट्रेडिंग अब वर्ष में है लगभग 7.5%, 8% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुप्ता जी दिवालिया आदमी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक उद्यमी अगर आज से 5-10 साल पहले उसका उद्योग में कुछ नरम गरम की स्थिति आई, व्यापार नरम गरम होता है, हर आदमी के साथ होता है, ये अनिल अंबानी के साथ नहीं हुआ, ये टाटा के साथ भी हुआ है, बिरला के साथ भी हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी गलत करेंगे इसका मतलब और योगेश गुप्ता जी डिफेंड करेंगे इस तरीके से मैंने सोचा नहीं था। गुप्ता जी, डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं बता रहा हूं कि अनिल अंबानी का एक नाम, अनिल अंबानी जी को सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस तो चाहते हैं कि उद्योगपतियों से बात ही ना करे बीजेपी, फिर उद्योग कैसे लगेंगे? प्रदीप जी, वॉल्वो अरे उद्योग 20 साल से इनसे ज्यादा, आप तो अडानी को भी डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं। अडानी से बात करने पे आपको दिक्कत है, अंबानी से बात करने पे मोहन दिक्कत यादव है। जी से ज्यादा इन्वेस्टर समिट शिवराज सिंह चौहान जी ने करी है, गुप्ता जी को पता है। 20 साल में कोई नए उद्योग नहीं आए, 20 साल में प्रदेश के बाहर पलायन कर रहा है, धंधे भी लग रहे हैं और युवाओं को कहीं कोई रोजगार नहीं है। आपको बता दूं, उज्जैन इन्वेस्टर मध्य प्रदेश चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर कदम सराहनीय है, कांग्रेस खुद इसकी सराहना कर रही है, लेकिन क्या आदिवासियों को साधने के लिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या सिर्फ एक उपचुनाव जीतने के लिए? लेकिन चुनाव के लिए और राजनीति के लिए तमाम राजनीतिक दल इस तरह के निर्णय लेते हैं। यदि बीजेपी सरकार ने लिया है तो इसमें गलत क्या है? राजनीति है, राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और सरकार भी वोट बैंक देखकर निर्णय लेती है, लेकिन अब आदिवासी क्या है इससे खुश होंगे और बीजेपी का जो भरोसा है बीजेपी पर उनका, वो बरकरार रख पाएंगे? ये भी देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।